आदरणीय साथियों और आदरणीय बहनों, प्रणाम। आज हम जिस गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं वो है आत्महत्या। यह महामारी का रूप ले रही है। आत्महत्या की प्रवृत्ति दिनों दिन गंभीर होती जा रही है और हर 40 सेकंड पर एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। दुनिया भर में 10 सितंबर को आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर रोज अखबारों की सुर्खियां बनती आत्महत्याओं की खबरें तथाकथित समाज विकास की विडंबनापूर्ण एवं त्रासक तस्वीर को बयां करती है। आत्महत्या शब्द जीवन से पलायन का डरावना सत्य है जो दिल को दहलाता है, डराता है, खौफ पैदा करता है, दर्द देता है। इसका दंश वे झेलते हैं जिनका कोई अपना आत्महत्या कर चला जाता है। उनके प्रियजन, उनके रिश्तेदार एवं मित्र तो दुखी होते ही हैं, संपूर्ण मानवता भी आहत एवं शर्मसार होती है। इन डरावनी स्थितियों को कम करने के लिए एवं आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस प्रतिवर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन फॉर आत्महत्या रोकथाम, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन द्वारा आयोजित किया जाता है। हर साल करीब 8 लाख लोग, हर 40 सेकंड पर एक मौत। ये मौत भी साधारण नहीं, खुद के हाथों से। क्या पूरी दुनिया में इस कदर निराशा, हताशा और अकेलापन है कि जिंदगी रहने की चाहत इतनी कम हो गई है, जिंदा रहने की चाहत इतनी कम हो गई। इसको महामारी की सूरत में देखने के लिए ही 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। हालांकि कई देशों की सरकारें इन मौतों को रोकने के लिए कोशिश करने की बजाय इनके आंकड़ों पर पर्दा डालना चाहती है। हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में कोरोना से जितने लोग नहीं मरेंगे साल भर में, उससे दुगुने आत्महत्या करके मरने वाले लोग हैं। लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोग हर साल आत्महत्या कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट 2 मामलों में खास है। एक, निम्न मध्यम आय वर्ग वाले देशों में आत्महत्या की दर सबसे ज़्यादा है। ऐसे देशों में भारत भी है, जहाँ विकास प्रक्रिया जिस तरह चल रही है, तनाव और अवसादग्रस्त बना रहा है, बेरोजगारी से लेकर दैनिक जीवन के संकट तक गहरा रहे हैं। डे बाय डे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और लोगों में निराशा आती जा रही है। मेंटल हेल्थ एक्शन प्लान 2013 से 20 में WHO सदस्य देशों ने 2020 तक देशों में आत्महत्या दर को 10% तक कम करने की वैश्विक लक्ष्य की दिशा में काम करने को प्रतिबद्ध किया था, किंतु इसके विपरीत आत्महत्या की दर में बेतहाशा वृद्धि हुई है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 1990-2016 में भारत के राज्यों के बीच आत्महत्या से हुई मौतों को लेकर बहुत अस्पष्टता है। 2016 में भारत में 1,30,314 मौतें आत्महत्या से हुई हैं। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में देश में कुल आत्महत्या के मामलों की बात करें तो 1,34,516 लोगों ने इस दौरान खुदकुशी की है। यह संख्या साल 2017 की तुलना में 3.6% ज़्यादा है।
पिछले वर्ष की बात करें तो हमारे देश में लगभग 1.5 लाख लोगों ने आत्महत्या की है, जबकि इस साल के अभी 8 महीने निकले हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि आत्महत्या करने वालों का आंकड़ा कोरोना से मरने वालों से 3 गुना अधिक हो सकता है। हर साल देश में 10,000 से अधिक छात्रों द्वारा आत्महत्या की जा रही है। ये आंकड़ा किसानों की आत्महत्याओं के लगभग बराबर है। किसान भी इसी तरह से मर रहे हैं। आत्महत्या से होने वाली मौतों में भारत का आनुपातिक योगदान बढ़ता जा रहा है। यहाँ का आंकड़ा महामारी की शक्ल अख्तियार किए हुए है। राष्ट्रीय स्तर पर हुए सैंपल सर्वे में ये बात सामने आई है, जिसको अंतिम रूप से 31 मार्च 2018 को तय की गई कमेटी में रखा गया। अनुमान लगाया गया कि आत्महत्या की दर में 95% बढ़ोतरी हुई है। कितनी गंभीर बात है। इसी सर्वे के आधार पर सामने आया है कि सबसे ज़्यादा विवाहित महिलाएं इस असामयिक मौत का शिकार हुई हैं। अध्ययन में ये तथ्य भी बताए गए हैं कि विवाह के बाद असुरक्षित होने का भाव, कम उम्र में विवाह, कम उम्र में मातृत्व, कमज़ोर सामाजिक पायदान पर होना, आर्थिक निर्भरता, घरेलू हिंसा, इन सब के कारण बने हैं। किशोरियों की आत्महत्या की दर चौंकाने वाली है। ये मातृ मृत्यु दर को भी पार कर चुकी है। इसके पीछे लैंगिक भेदभाव, यौन उत्पीड़न, यौन हिंसा के साथ सामाजिक जोखिम से पैदा डिप्रेशन होना सामने आया है। उनकी आकांक्षा को नज़रअंदाज करना भी एक कारण है। गंभीर बात यह है कि बुजुर्गों में आत्महत्या के बारे में बहुत कुछ जाना ही नहीं जाता है, जबकि ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पास उपलब्ध 2014 के डाटा के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा आत्महत्याओं का कारण पारिवारिक उलझनें, शादीशुदा जिंदगी की उठापटक या फिर उससे जुड़े विवाद हैं। 2014 में लगभग 7,000 से ज़्यादा आत्महत्याएं हुई है पारिवारिक झगड़ों में। अन्य पारिवारिक समस्याओं के चलते 28,000 से ज़्यादा लोगों ने मौत को गले लगा लिया। कृषि संकट, बेरोजगारी, बीमारी या अन्य कारण भी बड़े कारण हैं जो घटने की जगह बढ़ रहे हैं। और ये जब से लॉकडाउन हुआ है तब से इन सारी परिस्थितियों में, इन सब हालात में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। कभी कोई विद्यार्थी, कभी कोई पत्नी, व्यापारी अथवा किसान, कभी कोई सरकारी कर्मी तो कभी कोई प्रेमी जीवन में समस्याओं से इतना घिरा हुआ महसूस करता है या ना उम्मीद हो जाता है कि उसके लिए जीवन से पलायन कर जाना ही सहज प्रतीत होता है और वह आत्महत्या कर लेता है, जबकि आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हमें बच्चों को प्रारंभ से इसका शिक्षण करना चाहिए, तरह तरह से उनका आत्मबल मजबूत करना चाहिए और जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की परिस्थिति आ जाए उसका मुकाबला करने का उनमें साहस पैदा करना चाहिए। आत्महत्या होते व्यक्ति के लिए समस्याएं विराट हो गई हैं एवं सहन शक्ति क्षीण हुई है। यही कारण है कि विश्व में हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। इस तरह वर्ष से 8 लाख से अधिक लोग मर जाते हैं तथा इससे भी अधिक लोग आत्महत्या का असफल प्रयास करते हैं। मेरे यहाँ क्लिनिक में कई ऐसे लोग आए जिन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया और वे उसमें सफल नहीं हो पाए और बाद में उनका हमने ट्रीटमेंट किया और अब उनमें जीने की चाहत है। आत्महत्या का उनके मन में दूर दूर तक विचार भी नहीं आता है। तो समस्याओं को जीता जाना चाहिए, समस्याओं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। उसके लिए दृढ़ संकल्प लेकर के, दृढ़ संकल्पित हो करके और आगे बढ़ना चाहिए, न कि निराश होकर के घर के कोने में दुबक जाना या आत्महत्या कर लेना। आत्महत्या 15 से 29 वर्ष की अवस्था के युवाओं के बीच मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है। वैश्विक स्तर पर आत्महत्या का सबसे सामान्य तरीका कीटनाशक खाना, फांसी लगाना, रेलवे के आगे कूद जाना, पानी में डूबना और बंदूक से गोली चला लेना, ये सारा का सारा आत्महत्या के मोटा मोटी तरीके अपनाए जा रहे हैं। भारत में आत्महत्या के प्रमुख कारणों में बेरोजगारी, भयानक बीमारी का होना, पारिवारिक कलह, दाम्पत्य जीवन में संघर्ष,
गरीबी, मानसिक विकार, परीक्षा में असफलता, प्रेम में असफलता, आर्थिक विवाद, राजनीतिक परिस्थितियां होती है जो किसी भी कारण से आत्महत्या करने के लिए मतलब जो है वो बाधित नहीं करती। ये सब परिस्थितियां ऐसी है कि जिनका मुकाबला किया जा सकता है। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं। इसी प्रकार क्योंकि वो ईगो, अहंकार, इसी प्रकार मानसिक विकार के कारण उन्माद, अत्यधिक चिंता, मानसिक अस्थिरता, स्नायु विकार, सदैव हीनता की भावना से ग्रसित रहने, निराशा से घिरे रहने, अत्यधिक भावुक या क्रोधी होने अथवा इच्छाओं का दास होने आदि प्रमुख मानसिक विकार हैं जिनके अधीन होकर के व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। कोई व्यसन, शराब, जुआ, यौन लिप्सा अथवा आपराधिक कार्यों जैसे व्यक्तिगत दोषों की अधिकता के कारण सामाजिक जीवन में अपना तालमेल करने में असमर्थ रहने पर भी लोग आत्महत्या कर लेते हैं। छात्रों के सिर पर परीक्षा का तनाव प्रतिस्पर्धा के दौर में और भी बढ़ गया है। कुछ अभिभावक व अन्य लोग सर्वाधिक अंकों, उन्नत कैरियर जैसे आईएएस, सीए, डॉक्टरी को ही महत्व देते हैं, जिससे छात्र पर मानसिक दबाव और बढ़ा देते हैं, जबकि उसकी अपनी कुछ विषयों को लेकर रुचि व कठिनाइयाँ होती है। विद्यार्थी जीवन के इन दबावों ने आत्महत्या की घटनाओं को बढ़ाया है। मेरे यहाँ कई ऐसे विद्यार्थी आए हैं कि जो एमबीए फाइनल में हैं और डिप्रेशन का शिकार हो गए, सिजोफ्रेनिया हो गया, इंजीनियरिंग के फाइनल में हैं, आईआईटी में हैं और उनको सिजोफ्रेनिया हो गया। तो ये सब मानसिक दबावों के कारण ऐसी परिस्थितियां बन जाती है, व्यक्ति अपने कामों में उलझ जाता है। तो इसलिए बहुत सावधानी रखनी चाहिए और बच्चों पर किसी भी प्रकार का प्रेशर अपनी तरफ से नहीं थोपा जाना चाहिए। रोजगार के लगभग सारे अवसर समाप्त हो चुके हैं हमारे देश में। ग्रेजुएशन कर चुकने वाला व्यक्ति केवल किसी दफ्तर में ही अपने लिए संभावनाएं तलाशता है, क्योंकि हमारी एजुकेशन इस प्रकार से हुई। हमारी सर्वांग शिक्षा जो होनी चाहिए बच्चे की, वो नहीं हुई। किसी एक ढांचे में ही उनको तैयार किया गया और जब उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। बेरोजगार रह करके जीवन में हीन भावना आ जाती है उन्हें। बेरोजगारी अवसाद की ओर ले जाती है और अवसाद आत्महत्या में त्राण पाता है। जो परिवार तलाक, अलगाव, आर्थिक कलह और अभावों, रिश्तों के कलह के कारण टूटी हुई स्थिति में होते हैं, उनमें भी आत्महत्या की घटनाएं अधिक पाई जाती हैं। राजनीतिक उथल पुथल और व्यापार में नुकसान, आर्थिक तंगी भी आत्महत्या का कारण बनती है। और इस समय में जिस प्रकार से लॉकडाउन में सारा का सारा बर्बाद हुआ है व्यापारी समाज, उससे कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है। किसानों की फसल की तबाही और कर्ज की अदायगी की चिंता से हो रही आत्महत्याएं भी गंभीर समस्या बन गई है। कर्ज लेकर घी पीने की जीवन शैली ने भी सब कुछ दांव पर लगा दिया है। औद्योगिकरण तथा नगरीकरण में वृद्धि भी इसके कारण है। भौतिक मूल्यों के बढ़ते हुए प्रभाव ने सामाजिक सामंजस्य की नई समस्याओं को जन्म दिया है। आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को रोकना एक आदर्श एवं संतुलित समाज का आधार होना चाहिए। विश्व स्तर पर आयोजित होने वाले विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की सार्थकता तभी है जब इस दिशा में कुछ ठोस उपक्रम हो। संपर्क, संवाद और देखभाल, ये 3 शब्द आत्महत्या की रोकथाम में मूल मंत्र साबित हो सकते हैं। आत्महत्या के पीछे मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत, सांस्कृतिक एवं पारिस्थितिकी कारण होते हैं। उन कारणों को खोजना जरूरी है। जैसा हमने बताया, आत्महत्या के कारण बेरोजगारी वगैरह ये सारा है। इसके अलावा ब्रेन में सेरोटोनिन की कमी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की गड़बड़ी, मस्तिष्क के रसायनों में असंतुलन, अवसाद एवं अन्य मानसिक बीमारियां, अनिद्रा और दुश्चिंताएं, भौतिकता की चकाचौंध में टिक पाने अथवा अधिक महत्वाकांक्षाओं के दबाव में, माँ बाप की बच्चों से उनकी क्षमता से अधिक अपेक्षाएं, माँ बाप से बच्चों की बढ़ती दूरियां, परीक्षा में असफलता, प्यार के संबंध में गलत अवधारणा, आकर्षण को प्यार मान बैठना और प्यार में असफलता, क्षमता से अधिक कर्ज लेना, शराब, नशीले पदार्थों और एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स का दुष्प्रभाव,
ये सबसे गंभीर कारण होता जा रहा है। कई लोग छोटा मोटा कहीं तकलीफ हो रही है, नींद नहीं आ रही है, टेंशन है, तो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन्स ले लेते हैं। लेकिन कई एंटी डिप्रेशन मेडिसिन्स ऐसी हैं जो व्यक्ति को आत्महत्या की ओर प्रेरित करते हैं, उन्हें आत्महत्या के विचार आते रहते हैं। कुछ फास्ट फैक्ट हैं। हत्या की तुलना में आत्महत्या से ज़्यादा मौतें हो रही है। मध्यम वर्गीय परिवारों में आत्महत्याएं ज़्यादा हो रही है। एड्स, कैंसर, दिल की बीमारी और फेफड़ों की बीमारी से मरने वालों की संख्या की तुलना में आत्महत्या करने वालों की संख्या ज़्यादा है। 15 से 44 वर्ष की आयु में होने वाली मौतों में आत्महत्या तीसरा सबसे बड़ा कारण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पिछले 45 वर्षों में आत्महत्या करने वालों की संख्या में 60% बढ़ोतरी हुई है, 60%। भारत में पिछले 20 वर्षों में 2.5 गुनी हुई है। आत्महत्या करने वालों की तुलना में इसका प्रयास करने वालों की संख्या 20 गुना ज़्यादा है। तो जो ये 20 गुना ज़्यादा है और जो आत्महत्या के प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को यदि सही ढंग से टैकल किया जाए तो ये दोबारा आत्महत्या का प्रयास नहीं करेंगे। अवसाद लाइलाज बीमारी नहीं है, डिप्रेशन लाइलाज बीमारी नहीं है। इसके लिए जीवन भर दवाएं लेना भी ज़रूरी नहीं है, यदि व्यक्ति सही जगह पहुँचे, सही जगह बात करे। यदि आपको आत्महत्या का विचार आता है तो परिवार के लोग घर का माहौल सकारात्मक बनाएं और ऐसे व्यक्ति के प्रति सहयोगात्मक रवैया अपनाएं। उदास व्यक्ति से अधिक बात करें, उसे ध्यान से सुनें, उसे बिजी रखें, किसी न किसी काम में ज़्यादा से ज़्यादा उसकी व्यस्तता बढ़े। सैर सपाटे, धार्मिक या मनोरंजन के आयोजन की व्यवस्था करें, उसे भावनात्मक समर्थन दें, धैर्य, समझ, स्नेह और प्रोत्साहन दें। दिनचर्या में व्यस्तता लाएं, उसे डायरी लिखने को प्रेरित करें, कार्य योजनाएं बनाएं, साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। कई लोग जो है साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करने में कतराते हैं और बोलते हैं मैं क्या पागल थोड़ा ही हूँ जो मेरे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। लेकिन ये बिल्कुल मिथ्या धारणा है। उसको समझाएं कि साइकोलॉजिस्ट के पास पागल लोग नहीं जाते, मूर्ख लोग नहीं जाते, उनके पास समझदार लोग जाते हैं, अपनी काउंसलिंग करवाते हैं और एक नई राह पाते हैं। और आजकल तो आत्मबल बढ़ाने के लिए, अपना मनोबल बढ़ाने के लिए क्रिकेट के अंदर भी साइकोलॉजिस्ट की भूमिका है। इसी तरह से और जगहों पर मनोवैज्ञानिकों की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। यूरोपियन कंट्रीज़ में हर क्लास पर एक साइकोलॉजिस्ट होता है। तो ये सब इसलिए कि ताकि कोई भी डिप्रेशन का शिकार ना हो, कोई भी तनाव का शिकार नहीं हो और पूरा रिलैक्स होकर के आराम से अपना पढ़ाई करे और काम करे, जो भी जिम्मेदारी का काम है। नशे और नींद की गोलियों का सेवन न करें। सावधानीपूर्वक ऐसे मित्र का चयन करें जिसे आप अपने दिल का दर्द या परेशानियां बता सकें। कई बार दर्द को बांटने से वो हल्का हो जाता है। एक दोहा है, सुख बढ़ जाता दुख घट जाता, जब वह है बढ़ जाता। सुख यदि बांटेंगे तो बढ़ेगा और दुख बांटेंगे तो घटेगा। कभी भी रोनी सूरत और शिकायती लहजा न रखें। कुछ सावधानियां हैं। लोग समझते हैं कि आत्महत्या करने वाले किसी को बताते नहीं या जो बोलते हैं वे आत्महत्या नहीं करते, किंतु अध्ययन बताते हैं कि आत्महत्या करने वालों में 80% ऐसे हैं जो मरने से पहले किसी को न किसी को अपने आत्महत्या का विचार बता देते हैं। यह मिथ है कि आत्महत्या करने पर आमादा व्यक्ति किसी की नहीं सुनता और मर जाता है। सच्चाई यह है कि आत्महत्या करने वालों में से अधिकांश के मन में यह भावना होती है कि मैं आत्महत्या का प्रयास करूं और कोई मुझे बचा दे, मेरा दर्द कोई सुने, मेरी तकलीफ या कारणों की तरफ किसी का ध्यान जाए और समाधान हो जाए। ऐसे मामलों में मनोवैज्ञानिकों की भूमिका भी काफ़ी कारगर होती है। आत्महत्या के विचार वाला व्यक्ति बार बार आत्महत्या का प्रयास कर सकता है। आत्महत्या करने वाले सभी लोग मानसिक रोगी हों यह ज़रूरी नहीं। कई लोग क्षणिक आवेग में भी ऐसा कदम उठा सकते हैं और ऐसे लोग धर्म के अनुसार आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान का बहुत भारी पाप अपने सिर पर लेते हैं। लगातार उदासी या खालीपन, 2 सप्ताह से ज़्यादा कामकाज में मन नहीं लगना,
ये सारे रिस्क फैक्टर हैं। ज़िंदगी व भविष्य के बारे में निराशाजनक विचार आना, ये रिस्क फैक्टर है। अकेलापन अच्छा लगना व बहुत कम बात करना, ये ठीक नहीं है, ये एक रिस्क फैक्टर है। हमेशा ध्यान रखिए, ध्यान लगाकर काम नहीं कर पाना, कमज़ोर स्मृति महसूस करना, थकावट महसूस करना। जिन परिवारों में पहले कोई आत्महत्या कर चुका है उन्हें मामूली से डिप्रेशन में भी सावधानी बरतनी चाहिए। कोई पहले आत्महत्या का प्रयास कर चुका है, कोई पहले डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओसीडी, सिजोफ्रेनिया, हिस्टीरिया या अन्य किसी मानसिक रोग का शिकार रहा है या वर्तमान में मानसिक रोगों से ग्रस्त है, ऐसे लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। कोई नींद की गोलियां अथवा अवसाद निरोधक दवाएं ले रहा है, परिवार में किसी की आकस्मिक मृत्यु, तलाक या प्रेम में असफलता किसी को मिली है तो उनके प्रति परिवार वालों का बहुत सहानुभूतिपूर्ण रवैया होना चाहिए और उन्हें गले लगा करके उनको सांत्वना देनी चाहिए, उनको आगे के लिए मोटिवेट करना चाहिए। सामाजिक प्रताड़ना या उपेक्षा का शिकार कोई यदि है तो वह भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, इसलिए किसी को प्रताड़ित ना करें, किसी की उपेक्षा ना करें। नशीली दवाओं, नशीले पदार्थों या शराब का बहुत ज़्यादा सेवन करने वालों से सावधान रहें। बहुत क्रोधी अथवा पारिवारिक लड़ाई झगड़ों से प्रभावित लोगों से बहुत ध्यान रखें। जिनके घरों में हथियार अथवा जहरीली चीज़ें हैं वे सावधानी रखें। कृपया मानसिक तनाव से बचें क्योंकि यह और कई रोगों को जन्म दे देगा और आपका सब कुछ छीन लेगा। हमेशा ध्यान रखिए, हर काली घनी रात के बाद सवेरा अवश्य होता है। रोज सूर्यास्त होता है और रोज सूर्योदय होता है, इसलिए सुख दुख का जोड़ा है, कभी दुख है कभी सुख है। तो इसलिए दुख की घड़ियों को अपने आप को सांत्वना दे करके कि नहीं, सवेरा निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से मेरी हालात ठीक होंगे, मेरी परिस्थितियाँ ठीक होगी, उनके लिए संकल्प करें, उनसे लड़ने के लिए संकल्प करें, दृढ़ संकल्प करें और उनका मुकाबला करके आगे बढ़ें। कृतज्ञता का भाव रखें हमेशा मन में। आपके पास जो कुछ भी है, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ भी आपको प्यारा व आकर्षक है, उसके लिए अपने अंदर कृतज्ञता का भाव रखें। आपके जीवन पर जिनका भी माता पिता गुरु जिनका भी उपकार है उनके प्रति मन में कृतज्ञता का भाव रखें। इससे जीवन में सरलता आती है, सहजता आती है, विनम्रता आती है और ये जीवन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुस्कुराएं, अपने जीवन में उन छोटी चीज़ों को ढूंढें जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाती हो। कुछ मिनटों की वॉक, डायरी लिखना, चांद तारों को देखना, अस्त और उदय होते हुए सूर्य को देखना, इस तरह से चीज़ों को देख करके मुस्कुराएं। मुस्कुराने के पैसे नहीं लगते। हाँ देखिए, यदि आप नहीं मुस्कुराए तो फिर मुस्कुराहट महंगी हो जाएगी। अच्छा है कि मोदी सरकार ने अभी मुस्कुराहट पर पैसा टैक्स नहीं लगाया, नहीं तो मुस्काने पर टैक्स लग जाएगा तो आपका मुस्काना बंद हो जाएगा। मैं मजाक कर रहा हूँ। आपके चेहरे पर प्रसन्नता लाने के लिए हमेशा जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, अपनी मुस्कुराहट को कभी ना छोड़ें। कि गंभीर से गंभीर परिस्थिति में लोगों से मुस्कुरा करके बात करें। दर्द को पीकर हलाहल मुस्कुराना जिंदगी है, बस सके कोई अगर तो डूब जाना जिंदगी है। मेरी एक कविता है पुरानी, तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ, हमेशा मुस्कुराते रहिए चाहे कोई सी भी परिस्थिति हो। प्रकृति से प्रेम करें, प्रकृति तरोताज़ा और पुनर्जीवित कर देती है। बाग बगीचे में टहलने जाएं, कुदरत की रचना को निहारें और चेहरे पर प्रसन्नता लाएं। रचनात्मक बने। रचनात्मकता और आत्म प्रस्तुति खुशी प्रदान करती है। कुछ क्रिएटिव काम करें, कुछ क्रिएटिविटी करें, वो भी खुशी मिलेगी आपको, चाहे वो कुछ मिनटों के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन ज़रूर करें। चाहे पेंटिंग करें, चाहे लेखन करें या अपनी डायरी लिखें। अध्यात्म से जुड़ें। प्रार्थना न सिर्फ आत्मा के लिए अच्छी है, शरीर को भी स्वस्थ रखती है और मानसिकता को भी अच्छा रखती है, स्वस्थ रखती है। व्यायाम करें। व्यायाम डिप्रेशन से दूर रखता है। व्यायाम शरीर में अच्छा महसूस कराने वाले हार्मोन एंडोर्फिन को उत्पन्न करता है, जो तनाव उत्पन्न करने वाले एड्रेनलिन की मात्रा कम कर देता है। योग, प्राणायाम या सूर्य नमस्कार करें। संगीत सुनें। खुश मिजाजी के लिए, मनपसंद और भावनात्मक समस्याओं से राहत के लिए शास्त्रीय संगीत, भजन या पुराने अच्छे गीत
सुने, गुनगुनाएं खुद भी, क्योंकि ये म्यूज़िक थेरेपी रक्तचाप में कमी लाती है, ब्लड प्रेशर में, और दिल की धड़कन को रेगुलराइज करती है, धड़कन नियमित होती है इससे। डिप्रेशन दूर होता है और बेचैनी में कमी आती है। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता तथा सृजनशीलता इससे बढ़ती है। ऑपरेशन के दौरान अथवा उसके पश्चात दर्द निवारक दवाइयों की ज़रूरत कम होती है। कीमोथेरेपी के बाद उल्टी की शिकायत कम होती है और दर्द से राहत मिलता है। पार्किंसंस बीमारी वालों के शारीरिक अंगों में स्थिरता आती है म्यूज़िक से, क्योंकि खूब मस्ती से म्यूज़िक, और पूरा मन प्रसन्न हो जाए, पूरी अपने आप में केंद्रित होकर के गुनगुनाएं। ये ना देखें कि पास में कोई है, कौन क्या सोचेगा, मेरी राग अच्छी है, मेरा लय अच्छा है, नहीं है, जैसा भी है गुनगुनाइए। गुनगुनाने में जो मस्ती है वो कई बीमारियों का इलाज कर देती है। संगीत चिकित्सा का इस्तेमाल प्रसव पीड़ा को कम करता है। सिर दर्द और सर्दी जुकाम जैसी रोज़मर्रा की समस्याओं को दूर करने में इससे मदद मिलती है। मानसिक तनाव कम होता है, शांति मिलती है, एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सृजनात्मकता बढ़ती है। संगीत एक व्यायाम है अपने आप में। संगीत से सुकून मिलता है, सकारात्मक सोच का विकास होता है, कार्यक्षमता बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन में सरलता सहजता आती है और परमात्मा के निकट पहुंचा जा सकता है। कोई भी कंट्रीब्यूशन करें, थोड़ा बहुत भी योगदान करें। आपकी छोटी मदद किसी के लिए बड़ी राहत बन सकती है। आपका योगदान अगर किसी की खुशी का कारण बन सकता है तो यह आपके लिए भी कम खुशी का सबब नहीं है। इसलिए हमेशा कंट्रीब्यूट करें, चाहे कुछ भी, किसी भी रूप में जो है लोगों की मदद करें, इससे भी आपको बहुत सुकून मिलेगा। हमेशा खुश रहें। बच्चे की मुस्कान, चिड़ियों का चहचहाना और सूरज का उगना, ये सभी बहुत सामान्य प्रक्रियाएं हैं, लेकिन ये सभी हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट ला देती हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढें। हर पल खुश रहने का आसान तरीका है सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थिंकिंग, और बच्चों के साथ में खेलना। घर के अंदर ही, आप परिवार के अंदर भी कभी अंतराक्षरी कर लीजिए, कभी कुछ कर लीजिए। हाँ, हर छोटी छोटी कोई भी अवसर आता है, किसी की बर्थडे है, किसी का कुछ है, तो उन खुशियों को सेलिब्रेट करिए। वो छोटी छोटी खुशियाँ जीवन में बहुत कुछ देती हैं। प्रेरक चीज़ें पढ़ें। कभी कभी कोई छोटी सी प्रेरणा भी बड़े काम की साबित हो सकती है। ये प्रेरक बातें किताबों में मिल सकती है, स्वाध्याय करें। इसके अलावा अपने आसपास नज़र डालें तो बहुत से लोग मिलेंगे जिनके काम प्रेरणा स्रोत हों। बच्चों के साथ खेलें और खुश रहें, मस्त रहें। आत्महत्या का विचार दूर दूर तक ना आए, और जिन लोगों में इस तरह के विचार आते हैं या जो डिप्रेशन या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की कंडीशन में हैं, उन लोगों को गले लगाएं, उनको मोटिवेट करें। इसी के साथ धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर शेयर करें और लोगों को प्रेरित करें कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे लोग, उन्हें अच्छी से अच्छी चीज़ें मिलती रहेगी। इसलिए स्वास्थ्य से संबंधित लोगों को एक स्वस्थ समाज बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सब लोग, जिन्होंने बहुत समझदारी से हमें सब्सक्राइब किया है हमारे चैनल को, ये चैन आगे बढ़नी चाहिए, ताकि हम एक स्वस्थ समाज का, अच्छे समाज का निर्माण कर सकें, जिसमें सभी खुशहाल हों, रोग मुक्त हों। धन्यवाद।